सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि इनकम टैक्स लॉ आने से पहले कुछ ना कुछ तो अथॉरिटीज हमने चेक की होंगी कि वो सच में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि आपके इनकम का 30% गवर्नमेंट ले रहा है। कल आप 100 करोड़ कमा लोगे, 30 करोड़ तो गवर्नमेंट ले लेगा। तो गवर्नमेंट को ये पावर किसने दे दिया? लीगल पावर की बात कर रहे हैं हम। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी कानून लेकर आ जाए ओवर द नाइट और एप्लीकेबल हो जाए। कानून बनाने का पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेचर्स के पास दिया है। लेजिस्लेचर की जब मैं बात करता हूं तो दो टाइप के लेजिस्लेचर होते हैं हमारे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट है, जिसको आप लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हो, और स्टेट गवर्नमेंट पे विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल तो आपके काम के जो एग्जाम में भी आते हैं। एक तो है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल करता है। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब होता है, कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव सेंटेंस से अगर चालू होती है तो पहला तो इंटरप्रिटेशन का एक रूल है, लॉ इंटरप्रिटेशन का एक रूल है कि ये इसको लिटरली पढ़ा जाएगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया जाएगा, मतलब इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ा जाएगा कि नो टैक्सेस, नो मतलब कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं आ सकता, तब तक नहीं आ सकता जब तक उसको लॉ का बैकिंग ना हो, मतलब उसका एक्ट पास ना हो। मतलब कल बीजेपी गवर्नमेंट जो आज पावर में है वो आके कल कोई भी लॉ आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट में वो टेबल ना करे लॉ को, और पार्लियामेंट में उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कस ना हो, तब तक उसके ऊपर वो आप लोगों की और मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और पार्लियामेंट में बैठता ही कौन है? जब मैं बोलता हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हु इज सिटिंग इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो नथिंग बट पीपल इलेक्टेड बाय यू एंड मी, क्योंकि हमारे बिहाफ पे वो वहां पे वोटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब वोट करोगे तो आपको इतना तो कॉन्शियसनेस रहना है कि ये बंदा जो कल जाके पार्लियामेंट में मुझे रिप्रेजेंट करने वाला है, वेदर ही डिजर्व्स माय वोट और नॉट। क्योंकि कल अगर उन्होंने पार्लियामेंट में हाँ बोला तो वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, उन्होंने ना बोला तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यू नीड टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्शियसली। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पहले लॉ बनेगा और फिर टैक्स लगेगा। उल्टा कभी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट बोले चलो भैया टैक्स दे दो और बाद में आराम से लॉ बना देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा पहले लॉ बाद में टैक्स, क्योंकि आर्टिकल 265 उसको कंट्रोल करता है। जैसे ही मैंने बोला कि पहले लॉ बनेगा बाद में एक्ट बनेगा, तो आपको एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये जो हम लॉ की बात कर रहे हैं, अगर ये इंडिया है और ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की भी तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो मेरे लिए लॉ कौन बनाएगा? मैं यहां पे पैसे कमा रहा हूं सर, मेरे लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉ बनाएगी या मेरे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाएगी? क्योंकि मेरा जो एरिया है वो दोनों गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि दोनों को पावर दिया है गवर्नमेंट ने लॉ बनाने के लिए। ये सवाल आपके मन में पहले तो आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में लॉ मेकिंग पावर जो है आर्टिकल 245 से डेराइव होती है, और आर्टिकल 245 गिव्स पावर टू इनैक्ट लॉ टू पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। Parliament is empowered to make law for whole of the nation or any part of the nation. At the same time, a state legislative is empowered to make law for whole of the state or any part of the state. तो सर क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कल अपना इनकम टैक्स महाराष्ट्र लॉन्च कर सकती है क्या? आंसर इज नो। भले इनके पास लॉ बनाने का पावर है, लेकिन कौन से टॉपिक पे वो लॉ बनाएगी या कौन से सब्जेक्ट पे वो लॉ बनाएगी, वो पावर भी आर्टिकल क्लियर करके रखता है, और उसका नाम है आर्टिकल 246, जहां पे पावर्स को डिवाइड किया गया है। आपके पास पावर है लेकिन पावर्स को डिवाइड करके रखा गया है। और क्योंकि यहां पे डिटेल डिस्कशन होने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में ये चीजों को कवर अप किया गया है। 7th शेड्यूल का नाम आपने आई एम श्योर इसके पहले बहुत बार सुना होगा। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है विच आर वेरी फेमस, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज नोन एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज नोन एज स्टेट लिस्ट एंड वेयर एज लिस्ट 3 इज नोन एज कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में जो पावर है लॉ बनाने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। व्हेन आई से सेंट्रल गवर्नमेंट, आई डोंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई मीन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पावर है पूरा का पूरा लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरा का पूरा पावर है, मतलब यहां पे ये दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है और पार्लियामेंट से अप्रूवल करा के लेता है, या तो कभी कभी वो लोग जॉइंटली लॉ बनाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट हो गया या रिवर हो गया, ये सारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर होते हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। कंकरेंट लिस्ट में एक भी टैक्स लॉ नहीं है, तो हमारे सिलेबस में आ ही नहीं सकता। स्टेट लिस्ट में बहुत सारे टैक्स लॉ है, लाइक वैट ऑन लीकर, एक्साइज ऑन लीकर, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे कुछ कुछ पावर्स है जो
हमारे सिलेबस में हो सकती थी, लेकिन हमारे सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। हम जो एग्जाम लिख रहे हैं वो नेशनल एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया में लिखी जाती है, एंड दैट्स द रीजन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं होता। जैसे आपने सैलरी में अगर पढ़ा होगा तो पीएफ करके या पीटी करके एक लॉ होता है, पीटी प्रोफेशन टैक्स करके एक लॉ होता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कुछ स्टेट में इसको बोला जाता है। ये पीटी का जो लॉ होता है ना वो स्टेट का होता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं हो सकता क्योंकि आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे देश के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो देश का सिलेबस आपके एग्जाम में टारगेटेड होता है। अब इसमें बहुत सारे एंट्रीज हैं, लगभग 97 एंट्रीज है यूनियन लिस्ट में। 97 एंट्रीज में का एक एंट्री जो है वो एंट्री नंबर 82 है। एंट्री नंबर 82 में लैंग्वेज देखो क्या लिखा गया है, टैक्सेस ऑन इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो आगे जाके आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, और इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है तो आप लोगों को लॉजिक उसका पूछोगे तो लोग बोलेंगे अरे वो बेचारे फार्मर गरीब होते हैं इसलिए उनका इनकम एग्जेम्प्ट होता है। जरूरी नहीं हर फार्मर एग्जेम्प्ट हो, देयर आर फार्मर्स हु आर अर्निंग इन करोड्स ऑफ रुपीज। इनफैक्ट शरद दादा पवार, अजित दादा पवार आर दीज आर ऑल्सो नेम ऑफ फार्मर्स, फ्यू फार्मर्स दैट यू माइट बी नोइंग। ये भी एक शेतकरी लोग ही है, लेकिन ये लोग करोड़ों में कमाते, हजारों करोड़ों में कमाते, इनके ऊपर तो टैक्स होना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता तो वो लोग टैक्स कर भी देते। प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका पावर ही नहीं है, और क्योंकि पावर नहीं है इसलिए हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स नहीं हो सकता। पावर जो है वो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में दे के रखा हुआ है, लेकिन नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव करेज टू टैक्स फार्मर्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि उनको पता है फार्मर्स से पंगा मतलब वोट बैंक के साथ पंगा, और वोट बैंक के साथ किसी को प्ले नहीं करना है। यस, सो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लॉ नहीं है, भले आप करोड़ों में कमाओ। मैं आपको हिंट दे रहा था, अगर आपको टैक्स फ्री इनकम कमाना है तो आई एम टेलिंग यू शुड अर्न एग्रीकल्चर इनकम। तो यहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स को रेफर किया। इसमें और एक आर्टिकल में आई वुड लाइक टू रेफर, और वो है आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 में इंडिया का डेफिनेशन पढ़ाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा उसका रेलेवेंस है। सर आर्टिकल 1 में बताया जाता है इंडिया मतलब होता क्या है, तो इंडिया मतलब लैंडमास नहीं, लैंडमास तो इंडिया होता ही है, डेफिनेटली ये इंडिया है लैंडमास। इसके अलावा यहां से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हो, इफ यू गो टू द 12 नॉटिकल माइल्स, तो सर ये जो पानी है ये भी इंडिया का ही पानी है। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इसको बोला जाता है TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब होता है सर, आप यहां पे जमीन पे इनकम कमाओगे तभी भी टैक्स लगेगा इंडिया में, यहां पे पानी के ऊपर इनकम कमाओगे तभी भी आपको इंडिया में टैक्स लगेगा, यहां पानी के अंदर टैक्स का इनकम कमाओगे तभी भी आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो नीचे पानी है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वहां पे भी अगर आप कुछ काम करोगे तो आपको इंडिया में ही टैक्स भरना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, इसके ऊपर जो एयर बेस है, इसके ऊपर जो हवा है हमारी, यहाँ पे एयर रूट्स वगैरह होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास एयरक्राफ्ट है तो आप इंडिया के टेरिटरी के ऊपर से उड़ा के लेके जाओ। हमारे रूट्स अगर आपको यूज करने हैं, इंडिया के ऊपर से अगर आपको एयरक्राफ्ट लेके जाना है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पेमेंट करना होता है या कुछ लाइसेंसिंग लेने होते हैं। इसका मतलब हवा यूज करने का भी पैसा कमाया जाता है, या एयरलाइन एजेंसी पूरे के पूरे हवा में प्लेन उड़ा के पैसा कमाती है। तो इफ यू अर्न एनी इनकम इन आर एयर, इवन दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो आपको यह समझना है कि जमीन पे कमाओ, पानी में कमाओ, पानी के अंदर कमाओ या हवा में कमाओगे तो आपको टैक्स तो इंडिया में भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे भी एक चीज होती है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है, बट उसका रिलेवेंस आप इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ो वही अच्छा है, उसको EEZ के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे जब आप माइनिंग करोगे, ऑयल एक्सप्लोरेशन करोगे तो खाली वही पार्ट इंडिया बनता है, वो आप इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ो क्योंकि उसका और डायरेक्ट टैक्स का कोई ज्यादा ऐसा रिलेवेंस नहीं है। लेकिन डेफिनेशन ऑफ इंडिया इज गिवन इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So here we are done with the mandatory provisions of Constitution of India in terms of Income Tax Act. Thank you.